frequency position that is important in Raman, right? You have certain frequencies. It's very useful, of course, that this Raman mode at a certain frequency you can get from two things, which is k by mu. K is the force constant, mu is the it's okay. You are not reduced. Okay, so reduced mass, right? So this has a lot of information itself. What information? Structure, right? This is the stiffness of the bond. This is the two atoms, uska mass, effective mass, reduced mass, right? So this information is structural, correct? About the backbone, about the molecule. Whether the molecule exists in vacuum or the molecule exists in a solid medium or liquid, it cannot tell you. Okay, none of the parameters can actually tell you that. But there is something in Raman spectroscopy which tells you whether it is in solid, liquid or in gas phase, which is the magnets. Okay, and that is very important a criteria to sort of understand the context in which your molecule is present, whether it's a biological milieu, whether it is a solvent, or as I said, gas phase. Now, why is it such an important parameter? So, what does line width really mean? So, let's try to understand that quickly. We don't have much time, but just quickly. So, one of the ways to think about the line width problem is to understand what does this will translate to in time scales. तो सबसे पहले हम चालू करते हैं फ्रीक्वेंसी पीक ये ओमेगा में है, तो इसको हम इसका एक टाइम स्केल निकाल सकते हैं कैपिटल टी, है ना? तो अगर मैंने ये वर्कआउट किया है, यहाँ पे क्विकली हो जाएगा। 500 वेव नंबर का अगर मैं मोड लेता हूँ, वाइब्रेशनल मोड लेता हूँ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर मैं वाइब्रेशनल ये वाला फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, तो कोई जल्दी से मुझे बता सकता है? ये मैंने फ्रीक्वेंसी बता दी है, तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड इज 1/, ये मैंने बताया ना आपको, ये मतलब आप इसको एक्चुअली न्यू कर दीजिए। हाँ, तो 2/μ, राइट? 2/μ से हम निकाल सकते हैं, करेक्ट? ये न्यू को बस इन्वर्ट करना है आपको। सो 1/c न्यू बार, दिस इज न्यू बार, दिस इज नॉट एग्जैक्टली न्यू। इसके साथ अगर आप स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करें तो आपको न्यू मिलेगा, है ना? तो 1/μ will be proportional to the time period, correct? So this is equal to 1/c by न्यू बार। तो अगर मैं ये 500 वेव नंबर को नीचे रखूं और c 3 into 8, करेक्ट? ये सेंटीमीटर गया, ये सेंटीमीटर गया, अच्छा 10^10, तो मीटर पर सेकंड, सॉरी, हाँ वहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गया। एनीवे, सो ये सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, आपका कितना बना यहाँ पे? 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हुआ आपका 1/15, यहाँ पे 10⁻12 हुआ, और ये सेकंड्स में, पर सेकंड में है ये, ठीक है? ये नीचे में पर सेकंड है, तो ऊपर में सेकंड जाएगा, और ये 1/15 है, तो 1/15 इज 6.66 into 10⁻14। देखो वहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ, सो 6.6 ये हुआ आपका 66 femtoseconds, ठीक है? 66 femtoseconds। सो 66 femtoseconds आपका 500 वेव नंबर का मोड है। ये फर्स्ट चीज आप नोटिस करेंगे, ये पीक फ्रीक्वेंसी से मेरे को मिलता है। टाइम डोमेन में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, करेक्ट? या कौन से टाइम पीरियड में? 66 femtoseconds, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जब वाइब्रेट कर रहा है, राइट? ये जब वाइब्रेट कर रहा है आपका मॉलिक्यूल और क्या कर सकता है? वो वाइब्रेशन के समय क्या क्या चीजें हो सकती है? अगर मान लीजिए एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दबा हुआ है, सॉल्वेटेड है, तो वो 66 femtoseconds में क्या क्या चीजें हो सकती है? वाइब्रेशन हो सकती है, और कुछ हो सकता है? रोटेशन 66 femtoseconds होगा। रोटेशन का टाइम स्केल क्या है?
रोटेशन का टाइम स्केल है पिकोसेकंड्स, ठीक है, ट्रांसलेशन का टाइम स्केल है नैनोसेकंड्स। तो ये सेपरेटेड है टाइम में, फेम्टोसेकंड्स टू पिकोसेकंड वाइब्रेशंस है, ये थोड़ा रोटेशंस है, और यहां से लेके ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो ये टाइम स्केल्स अलग अलग है मॉलिक्यूल के। पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल तो अकेले नहीं है ना, मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में है, तो इस दौरान जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो सॉल्वेंट का इंटरैक्शंस चेंज होगा, राइट, एज इट इज एक्सपैंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, you will make bonds, break bonds continuously during that time scale. So this is very important to understand for us, that the molecules are always in a context and always interacting with the environment. Okay, so when this becomes important is to understand what is the time scale of the interaction with the environment as compared to the vibrational period. ठीक है, why this is important? Because अभी अगर मैं बताऊंगा कि ये जो पूरा लाइन है ये कैसे जनरेट होता है स्पेक्ट्रोमीटर, राइट, और ये मैं बताऊंगा थ्रू अ टाइम डोमेन पिक्चर। फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप समझ गए कैसे करना है। स्पेक्ट्रोमीटर में आप एक लाइट शाइन करें, एक्सीटेशन वेवलेंथ लाइए, और वो जो दीपांजन ने बताया बहुत अच्छे से, ये एक एक्सीटेशन फिल्टर है वो डालो, उसके बाद उसको लेके जाओ, उसको फिर एक ऑब्जेक्टिव के साथ पास करो, उस पे फोकस करो, सैंपल से लेके आओ एक और विजिबल फोटोन, है ना, एक एक्सीटेशन वाला फोटोन और एक विजिबल फोटोन जो स्ट्रोक शिफ्टेड है, उसको लेके पूरा अगेन स्लिट में घुसाओ, फिर ग्रेटिंग्स के थ्रू उसको बहुत सारे ऐसे कलर्ड फोटोन्स डिस्पर्स करो, कैमरा एलिमेंट में डालो, ठीक है। तो ये सब देवांजन ने बताया है, हमने दिखाया कि एक्चुअली जब स्पेक्ट्रा कलेक्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है, हमें एग्जैक्टली पता है कि दैट दिस न्यू आर, ये जो वेव नंबर जो एक्सिस है वो किस तरह से ऐसे लाइंस दे रहे हैं, है ना, बट हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये विड्थ क्यों आ रहा है। एक्चुअली आना तो चाहिए एक स्ट्रेट डेल्टा फंक्शन, एक स्टिक, ठीक है, कोई विड्थ नहीं होनी चाहिए थी, उसी वेव नंबर पे मोड आना चाहिए था, 520 वेव नंबर पे जो सिलिकॉन का लाइन है उसी, और कोई फोटॉन्स आने नहीं चाहिए थे, बट आप देखो कि विड्थ है, तो यानी देयर आर फोटॉन्स, राइट, there are photons that are hitting the detector which is slightly off from 520 wave numbers. तो ये क्यों आ रहा है? So इसको समझने के लिए हम एक टू लेवल पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये है आपका वाइब्रेशनल लेवल 1, ये है वाइब्रेशनल लेवल 0 और ये वाइब्रेशनल लेवल 1, ठीक है। अभी टिपिकली क्या होता है, हम IR में डायरेक्ट एक्साइटेशन करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, एक है 1 फोटोन एब्जॉर्प्शन होता है IR में, है ना, करेक्ट, एवरीबॉडी इज विद मी। रामन में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं फिर यहां पे आ रहा है, इस सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड है, 2 फोटोन, एक फर्स्ट फोटोन है जो वर्चुअल स्टेट में लेके जा रहा है, और सेकंड फोटोन जो आउट रेडिएट हो रहा है आफ्टर सम टाइम, वो स्ट्रोक शिफ्टेड फोटोन है, ये हमने कैप्चर कर लिया डिटेक्टर पे, और हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको एज अ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन डेटा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, वो सबट्रैक्ट कर दिया, हमने न्यू बार निकाला है ना इन वेव नंबर्स, इट इज अ सबट्रैक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रामन फोटोन, ठीक है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके स्केल बनाया है। अच्छा, सो द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड रिकॉग्नाइज इज it is a transition from this level to this level, whether it is direct in IR or indirect in 2 photon case for Raman, right? Now for any kind of 2 level system, quantum mechanics gives us a way to understand and appreciate this. अगर ये stationary state है, इसका stationary state मतलब it is a finite time, ये ground state है आपका psi1 और ये psi, ठीक है, ये एक और आइगन स्टेट के सिस्टम में जो वेल डिफाइंड है, ठीक है, ये जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं, दिस इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेदर इट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बिटवीन 2 एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट्स और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, डजंट मैटर। व्हेन लाइट कम्स इन and it is in resonance with this energy gap, that means the oscillation is in resonance with the energy gap, then the entire wave function of the system totally
is given by only one sort of expression, which is it is a superposition in time of psi 1 plus psi 2. Okay, now these individual wave functions are already defined in the system. ये वाला स्टेट है, अगर लाइट नहीं गिरा ये वाला स्टेट है, ये वाला स्टेट है. जैसे लाइट गिरा अब मुझे पता नहीं है कि सिस्टम कैसा है, so we have written this wave function. It should be some linear combination of this, and the coefficients dictate what is the percentage of the contribution of psi 1 or the contribution of psi 2 in the entire wave function. ठीक है, लेकिन कोई भी चीज हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, अरिजीत ने बताया था ना पॉपुलेशन मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, पॉपुलेशंस है ना, तो कोई भी चीज जो मेजर करते हैं वो वेव फंक्शन हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मेजर करते हैं. ठीक है, सो जब हमको पता करना है कि मैं इसका पॉपुलेशन क्या है एज द लाइट इज शाइनिंग ऑन द सिस्टम, या फिर इसका पॉपुलेशन क्या है इस पर्टिकुलर वेव टोटल वेव फंक्शन में, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको शाई स्क्वायर करेंगे, इस पूरे वेव फंक्शन में शाई टोटल शाई स्क्वायर करेंगे. जैसे शाई स्क्वायर करेंगे आप देखोगे ये ऐसे स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा स्टार, करेक्ट है ना. दिस विल बी द काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर वी यूज, राइट. तो अगर ये पूरा स्टार होगा तो ये फर्स्ट टर्म जो आएगा इक्वल टू C1t स्क्वायर psi 1 स्क्वायर प्लस C2t स्क्वायर psi 2 स्क्वायर प्लस बताइए C1 स्टार C2 psi 1 स्टार psi 2 प्लस C2 star C1 psi 1 psi 2 star. Correct? Everybody agrees? This is the population terms within this. Okay? And this is called the coherence terms. In this probability density of the total function. ये है original population जैसे दिख रहा है. बट आप शाई टोटल में सिर्फ प्योर पॉपुलेशन टर्म नहीं है, यहाँ पे एक स्टार है, हाँ. अब ये स्टार को हम एक्सपैंड करते हैं ऐसे. ये ओरिजिनली टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है जिसका नॉमेनक्लेचर ऐसा दिया जाता है. ये स्टेशनरी स्टेट का वेव फंक्शन है और ये टाइम डोमेन पार्ट लिखना पड़ेगा सर. इसका E2 E/h फॉर psi 2 इट विल बी E2, ठीक है. फॉर psi 1 it will be star E1 E/h. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे स्टार लगा दो, ये हो गया स्टार, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हुआ psi 2 नॉट. ये है प्योरली स्पेशियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन और ये है टाइम पार्ट जो आएगा अभी e raised to minus I E2 minus E1 h का. ठीक है, तो यानी ये वाला जो पोर्शन है दिस इज स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल पार्ट. अब ये प्रोडक्ट टाइम में मॉड्यूलेट हो रहा है, यानी शाई टोटल का होल स्क्वायर पूरा चीज टाइम में मॉड्यूलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है. ठीक है, अब मैं इसमें से इंटरप्रेट करना चाहूंगा कि मेरा अगर मैं निकालूं कि कोई भी पॉपुलेशन कितना है या फिर पूरे साइड टोटल स्क्वायर को ही मैं प्लॉट करूं, ठीक है, विथ टाइम कैसा दिखेगा, वो मॉड्यूलेट होगा फ्रॉम साइन 1 स्क्वायर से. ये अगर साइन 1 स्क्वायर का टर्म है C1 स्क्वायर, इस टर्म से ये जाएगा साइन C2 स्क्वायर साइन 2 तक स्क्वायर तक, और ये फिर ऑसिलेट होगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा. समझ गए? ठीक है, अगर मान लीजिए C2 स्क्वायर साइन 2 स्क्वायर ओरिजिनली 0 था लाइट एक्सीटेशन से पहले, और मैं इसी को प्लॉट करूं तो ये ऐसा दिखेगा. P2T प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2
विल गो फ्रॉम 0 और मैं 0 to 1 में नॉर्मलाइज कर दूं तो ये ऐसे होगा, ठीक है। 0 और 1 में ऑसिलेट करता रहेगा इन टाइम, क्यों? क्योंकि ये टर्म्स है। समझ में आ रहा है सबको? आर यू विथ मी? हाँ, मुंडी मत हलाइए, जस्ट अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो बताइए। ये एक साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, e raised to I theta, है ना? तो there will be an oscillatory part. So in time this will be oscillating with what frequency? It is actually E2 minus E1 by h का omega t. ये ओमेगा है उसका फ्रीक्वेंसी। और अगर टाइम सेपरेशन में देखें तो h कट by E2 minus E1। तो ये जो गैप होगा टाइम में, this is 1 h कट by E2 minus E1। Then again h cut by E2 minus E1, okay, 2 h cut by E2 and so on and so forth. Correct? ये ऑसिलेट करता रहेगा जब तक लाइट है, या फिर जब तक ये कोहेरेंस मेंटेन है। अब कोहेरेंस को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? अगर लाइट चला गया तो कोहेरेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा दिखेगा। जब भी आप मतलब लाइट बंद किया, इट्स गोइंग टू डीके अवे। अब जब ये डीके होगा, लाइट चला गया, जब वो डीके हो रहा है, अगर मैं इस चीज को कलेक्ट कर सका, इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इस डीके में जो जो चीज रहेंगी वो इंक्लूड करेंगी जिस कॉन्टेक्स्ट में मॉलिक्यूल मौजूद है, वो क्या क्या है। या ये जो डीके हो रहा है, आप पहले कोहेरेंस में थे, लाइट था, ये ऐसे ऐसे 0101 ही हो रहा था। जैसे लाइट निकल गया, ये डीके होना शुरू हुआ। अब उस कंडीशन में ये जो डीके करने का जो टाइम स्केल है, इसे कहते हैं डिफेजिंग टाइम। डिफेजिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दोनों स्टेट के बीच में एक फेज रिलेशनशिप है, E2 minus E1 का h कट का एक फेज रिलेशनशिप है, ठीक है। अब जैसे ही वो निकल गया, ये डिफेज कर रहा है, इसको डिफेजिंग कहेंगे। अब कोई एक सिस्टम, कोई मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स जब वो डिफेज कर रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट बन गया, कुछ मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में रह गए, पॉपुलेशन बन गया। तो उससे पहले जब ये कोहेरेंस जितना जितना मेंटेन है, देयर इज अ interaction of the molecule with its context, with neighborhood, like solvent, okay, या फिर there is an energy exchange between molecules, ठीक है। all these terms dephase and you can effectively see this as an exponential decay to the coherence, ठीक है। अब इस particular जो exponential decaying part है, ये आपने देखा है, जैसे देवानंद ने पिछले बार बोला था। आपने एनएमआर किया है सब लोगों ने, या कुछ लोगों ने एनएमआर किया है क्या? एनएमआर मेजरमेंट। तो एनएमआर में क्या देखते हैं आप? एफआईडी, मैग्नेटाइजेशन, एक्चुअली डिफेजेस आउट एंड वी कैन एग्जैक्टली मेजर द एफआईडी इन एनएमआर एंड दैट इज एसेंशियली द डिफेजिंग ऑफ द एफआईडी, राइट? सो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। एवरी स्पेक्ट्रोस्कोपी गोज थ्रू दिस मोमेंट व्हेन द टू लेवल सिस्टम आर इन sort of resonance with the light, and we call it as coherence, that is established between the two states. A unique phase relationship has been established between the two states through the light. Once the light is switched off, scattering हो गई, this goes down, okay, it dephases out. अब जो आपको वो सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लाइन दिख रहा है, it is nothing but in the frequency domain, it's the Fourier transform, which turns out to be for a single exponent decay, this will be a Lorentzian line show, okay, and this can be shown directly quantum mechanically by addressing something that we call as, say, suppose this is the excited state whole square, you have a population that is decaying with this damping factor. This entire wave function can again be expanded as summation in C of t of the basis wave functions, which is e raised to I k x or is kx, या फिर in integral C of t, और यहाँ पे is actually I omega
omega t, sorry, and this will be c omega e raised to I omega t dt. Okay, this is a Fourier transform relationship of the summation. So what we do is e raised to I omega t is well known basis set for a given system. Like for example, जैसे आपको पता है प्लेन वेव बेसिस इज e raised to minus I kx, करेक्ट? ये प्लेन वेव बेसिस है. सिमिलरली आप चूज कर सकते हैं एक बेसिस जिसमें ये पर्टिकुलर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन को हम एक्सपैंड कर सकें. तो इन अ Fourier space, in this is essentially a description of this time dependent inner frequency space. You can write a Fourier integral which exactly can be evaluated with respect to this wave function. So when you do that, this c omega part comes out to be the line shape function. ठीक है? And this line shape function is essentially called the spectral density, which is nothing but the Fourier transform in the frequency domain. And this will be essentially, if there is a peak, this will be at omega naught. So this will be written as omega minus omega naught, and there will be a line width associated with it, and it will look something like this as a function. Okay, and that's a Lorentzian. This you had seen this in at least two of you had seen this even in the resonance Raman calculation, right? The cross sections. Yeah, today's stuff. So any kind of decaying exponent, right, on these oscillations can be Fourier transformed to get what? The energy spacing. क्या था हमारा? ये जो energy spacing था, यहाँ पे मैंने रखा. हाँ, ये जो energy spacing था, this is what ultimately वो तो oscillation time period, यही extract करूँगा मैं यहाँ पे. This omega naught is nothing but the E1 minus E2 gap. ठीक है? ये E1 minus E2 वही extract था. वही मैंने निकाला Fourier transform. और ये जो width है, इसमें ये वाला जो homogeneous line width है, उसमें वो e raised to minus tau, ये tau का influence करेगा. This will be proportional to 1/tau. Okay, so extract हमने frequency ही किया, जो हम बता रहे थे कि frequency has information on structure, but साथ में हमने एक dephasing term निकाला, जिसके वजह से line width आ रहा है. अब वो डिफेजिंग टर्म आ रहा है इंटरैक्शंस की वजह से, सॉल्वेंट इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरैक्शंस. और अगर आप उसको इंटरप्रेट कर सकें तो आपको समझ आएगा कि ये मॉलिक्यूल किस कॉन्टेक्स्ट में बैठा है. ठीक है? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ Raman or any spectroscopy to understand the line width. And there are contributions to line width. One is a homogeneous line width, which I just discussed mostly. There is also inhomogeneous line width, which will tell if the molecule is rotating from one set of molecules of solvent molecules configuration, it rotates. It sees another solvent configuration. So if it is rotating within the time scale of the vibration, right, or later than the vibration, all of it still affects the line widths, but they will be slower. Hence, they have to be averaged out and then put in the line shape. Okay, so this is usually a Gaussian function. So this would be something, the distribution will go something like this, sigma, which is this kind of a Gaussian function will dictate, that means the frequency, so omega minus omega naught, this is the instantaneous frequency, that is the original frequency, and the distribution is a Gaussian. So you include this part and the e raised to minus t by tau. You take a product. You will get what we get as a contribution of homogeneous and inhomogeneous molecules. Okay, in your spectrum. And this is important because you would like to know whether it's a gas phase Raman, a liquid state Raman, or a solid matrix Raman. ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि विड्थ का भी वैल्यू है. ठीक है? बस that's it. आप लोग बहुत